आप लोग अगर कंबल में रजाई में ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो तो वो सब कर लेंगे यार, आसान है, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। पर उससे बाहर निकल कर अगर कुछ अचीव करते हो तो असली दिक्कत उसमें है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का माइंड प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश। जो टेलीग्राम पर मेरे साथ में जुड़े हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं शाम को डेली यहाँ पर एक ऐसी कोटेशन डालता हूँ जो कि ज़िंदगी में आप लोगों को सिखा कर जाती है, और बोलता हूँ कि मॉर्निंग में टाइम पर मिलते हैं। ये कोटेशन मैंने पोस्ट करी तो एक बच्चे का मेल मैंने देखा, तो उसने बोला कि सर ज़िंदगी में कोई दिक्कत चल रही है क्या? कई बार ऐसी कोटेशन डालते हैं ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। यार बात ज़िंदगी में प्रॉब्लम की नहीं है, बात है ज़िंदगी में चीज़ों से सीखने की। ठीक है, कई सारे मेरे पास में मेल आते हैं आज की डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है कि कोई जो अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी की रिलेशनशिप जो है वो ढंग से नहीं चल रही है, कोई ज़िंदगी में उसको ये लग रहा है कि ये एग्ज़ाम यार मेरे से क्लियर होगा कि नहीं होगा, अपने ऊपर डाउट कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको साइड में रख के, भूल के, या ज़िंदगी में कोई छोड़ के चला गया उसको भूल के, आप लोगों को ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप लोग जो है अपने अंदर का जो है नहीं, एक तरीके से जो गुमार भरा बैठा है वो कहीं ना कहीं साइड में रखकर अपना जो काम की करने की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस कर पाते हो। तो बड़ी ही प्यारी शानदार बात लगी जैसे मैंने पढ़ा, तो मैंने एक बच्चे को सेंड भी की थी जिसका मेल था कि सर क्या करूं, तो कह रहा है कि सर पिछली बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो यार याद तब आती है जब आप लोग उनको याद करते हो। तो भूलने की आदत बड़ी अच्छी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ पढ़ते हो जरा सी देर में भूल जाते हो, पर लेकिन याद क्या रहती है, जो चीज़ें आप लोग जिसको गहराई में जाकर सोचते रहते हो यार वहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता, वो नहीं जाने वाली है। हमेशा उस चीज़ को आप लोगों को किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई इंसान जो है वो एक तरीके से ऐसे नहीं इधर उधर टाइम पास करने में लगा होता है, ठीक है, मतलब दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, चलो अब ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, तो दिमाग में थॉट अच्छे आप लोगों को लाने पड़ेंगे। सारा खेल दिमाग का है। अगर दिमाग आप लोगों को बोल रहा है कि बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर फोन देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों के दिमाग में खाली चीजें हैं, खाली जगह है कि अब क्या करें, आप लोगों का दिमाग ये सोच नहीं पा रहा है, तो वहीं पर आप लोगों की जो है उल्टी सीधी दिमाग आप लोगों को ये सजेस्ट करेगा जो आप लोगों के डोपामाइन रिलीज करेंगे। मूवी देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, सोशल मीडिया चला लेते हैं, तो आप लोगों को अपने दिमाग को कंट्रोल रखने के लिए इसीलिए मैंने ये यहाँ पर शेयर किया था। अगर आप लोग अपने ऊपर एक बार नजर रखना सीख गए ना, ये प्लानर इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग अपने ऊपर नजर रखो, और नजर रखने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो भी आप लोगों की जिंदगी में अच्छा या बुरा होगा आप लोगों को पता है, और उसके बेस पर आप लोग अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। थॉट में सबसे बड़ी बात होती है वो खत्म नहीं होते हैं, चलते रहेंगे, ठीक है, उसको बस रिप्लेस आप लोगों को करना है। थॉट जो नहीं है तो थॉटलेस इंसान हो गया, वो बहुत आगे जाके होता है इंसान, जब इंसान ने एक तरीके से किसी एक नहीं अपने माइंड को स्टेबल रखना सीख जाता है। पर स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने बुरे थॉट्स को अच्छे थॉट से रिप्लेस करना है, और फिर देखो जिंदगी जीने में भी आप लोगों का मजा आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार अक्सर भूल जाना ही अच्छा रहता है, ठीक है, फालतू में उनको रिकॉल करते रहोगे वो आप लोगों को बेचैन बनाती रहेंगी और जिंदगी में इरिटेट होते रहोगे। ओके, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बेचैन कर रही है, अगर शेयर करने लायक है तो शेयर जरूर करना, और जो भी शेयर करता है उसको बताया करो यार जिंदगी में आप लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे से एक तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकते हो। ठीक है, आज का आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस बहुत शानदार रहने वाला है, सुन के मजा आएगा। बैलेंस डाइट बोलते हैं प्यार से हम लोग इसको, और ये 19 जनवरी है आज, ठीक है, यानी कि देखते ही देखते 19 दिन इस महीने के आप लोगों के हाथों में से जा चुके हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जिसके भी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे बड़े ही अच्छे से कवर करूंगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, आंसर राइटिंग के साथ में। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा लगता है कि मतलब नहीं पूरी ऐसी क्लास हो जाती है कि उन्हें जैसे एक तरीके से सब कुछ मिल गया यहाँ पे, तो इसीलिए यार इसीलिए पूरा पैकेज बनाया गया है। ठीक है, मोटिवेशनल भी रहता है इसमें, आप लोग ये आर्टिकल भी रहते हैं, मेंस राइटिंग का क्वेश्चन भी रहता है, ये कोटेशन है जो कुछ दिनों से मैं नहीं दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन भी था। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर अब तो प्रीलिम्स आने वाला है, कोटेशन रहने दीजिए, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। अगर आप लोगों को लगता है ये फिर से स्टार्ट करनी है तो फिर से कर देंगे, बताइएगा मुझे इसके बारे में। ठीक है, बाकी सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है जिसमें आप लोगों का मजा आ जाना है, तो अच्छे से पूरा एंजॉय कीजिएगा यार। एक एक पॉइंट जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में बताना कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, कितनी पढ़ाई की, जितनी डिसाइड की थी उतनी की या फिर कम की, आज का शेड्यूल क्या आप लोगों ने बना लिया है कि आज का दिन कैसे लेकर चलने वाले हैं, और इसी के साथ में कल के दिन को आप लोग कितने नंबर देने वाले हो। क्या आज इसी टाइम उठे हो जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, नहीं, पर हाँ जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था क्या उसी टाइम उठे हो? अगर आप लोग इस टाइम पर नहीं उठे हो तो इसका मतलब पहले ही उठते ही आप लोगों ने अपने आप को हरा दिया।
तो वो चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं करोगे तब तक जिंदगी में आप लोगों की प्रोग्रेस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। डेली मॉर्निंग में जिस टाइम पे आप लोगों को चीज़ें स्टार्ट करनी है उस टाइम पर नहीं कर रहे हो, पूरे दिन आप लोगों का दिमाग आप लोग गाली देगा कि तुमसे ये तो हो नहीं रहा है, तुम क्या करोगे जिंदगी में, ठीक है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है। तो जो भी वो करना चाहता है उसके अपोजिट में आप लोग को करना है। उसको ऐसे देखना है कि कोई और है, वो आप लोगों को पता है क्या बोलेगा। जो पहले टफ काम है ना वो बोलेगा इसको रहने दे, इसको बाद में कर लेना, पहले आसान से निपटा लेना। आप लोगों ने बोला टेस्ट लगाना है, वो टेस्ट नहीं लगाने देगा, कहेगा चल ऐसा करना टेस्ट की जगह कुछ और कर ले, तेरा वो काम भी पड़ा था ना, तुम्हें रूम भी साफ करना था, अरे यार तुमको तो उससे बातें भी करनी थी, मतलब दुनिया भर की फालतू की बातें तुमको बता देगा। तो ये आप लोगों को उसको बताना है कि तुझे जो कह रहा हूं ना पहले वो कर, ऐसे बात करो उससे, और वही काम करने बैठ जाओ। 5 मिनट में आप लोगों के साथ में लगेगा, फिर आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ें देखना और किस किस ने फील किया वो बताना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर अच्छे से, और फिर अपना उसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं। पूरे प्रॉपर नोट्स रहते हैं यार, इसके बाहर और क्या चाहिए आप लोगों को, सारी चीज़ें तो हो जाती हैं इकट्ठी। तो अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए और फिर अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन देकर चल सकते हैं, ठीक है। एक ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी, बेसिकली त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। तो हमारे देश में बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हैं, यहाँ पर आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे फरवरी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल 3 इलेक्शन, यहाँ पर 2 इसमें इलेक्शन होंगे बेसिकली। इसी के साथ में फिर यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होगी 2 मार्च को, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखिए, और इसी के साथ में कुछ बाई इलेक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पैटर्न जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी पोस्ट है जो पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट है उसके बारे में बात की जाती है कि गलत तरीके से अपॉइंटमेंट होता है आज की डेट में। इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो पूरा टॉपिक ऐसे कवर करूंगा कि आप लोगों का पॉलिटिकल एक चैप्टर कवर हो जाना है, और वो भी नोट्स के साथ में, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, और वो भी आंसर राइटिंग के साथ में। और कोई आप लोगों से पूछेगा तो उसको बता भी पाओगे कि भाई हाँ हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी बातें। बाकी ये तो करंट है, कोई नहीं पूछने वाला है कि कब इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, पर फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता रहता है, तो आप लोग एक तरीके से अवेयर रहते हो, ठीक है। तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तो कहां पर है, तो त्रिपुरा आप लोग देखें यहां पर है, ये बांग्लादेश के साथ में टच कर रहा है, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर, ठीक है। और नागालैंड आप लोगों को देख सकते हैं, ये हो गए यहां पर। तो इनकी लोकेशन आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हैं और काफी इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे देश का, जो कि एक इंट्रीगल पार्ट है इंडिया का, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा एक चैप्टर और क्या क्या उसके साथ में इशू है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, अच्छे से हम लोग समझेंगे। बाई इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन होते हैं कि जैसे एक इलेक्शन अभी आज कंडक्ट हो गए 2023 के अंदर में, तो 5 साल का टेन्योर होता है। एक पर्टिकुलर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, पर उससे पहले ही किसी की डेथ हो जाए, किसी को रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, करप्शन के चार्ज में फंस जाए, ठीक है, तो बहुत सारे इशू होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर बार बीच में अपनी पोस्ट छोड़ देता है वो इंसान, ठीक है, वो खाली हो जाती है। तो वहां पर फिर पहले इलेक्शन कराने पड़ जाते हैं, तो उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। पर लेकिन अगर टाइम 1 साल से कम बचा हुआ है इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 5 साल के बाद में, तो उससे 1 साल के कम टाइम में अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर वहां पर बाई इलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको या तो कल या फिर परसों में इसको कवर कर लूँगा, बहुत ही डिटेल में आर्टिकल कवर करूँगा। पेशेंस रख लिया करो, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है रिपीटेडली आएंगी ही आएंगी। एक बच्चा कह रहा है सर जल्लीकट्टू नहीं कवर किया, टेंशन मत लेना, मैं देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, मुझे पता रहता है। आप लोगों को जो कवर करा रहा हूँ ना वो कवर करते रहिए ढंग से, और फिर देखना आप लोग कितने शानदार तरीके से टॉपिक को इस तरीके से निचोड़ा जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो वो आप लोग देखिएगा, इसको 1-2 दिन में हम लोग निपटा लेंगे, ठीक है। बाकी पहले इसको देखते हैं। इसी के साथ में बहुत शानदार आर्टिकल है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर आर्टिकल है, और भी बहुत शानदार, मतलब सुनकर आप लोगों का मजा आ जाना है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें कवर करूंगा, ओके। तो पहले एक एक पॉइंट चलते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को समझाता हूं पहले सारी। इस स्लाइड में आप लोग क्या नजर आ रहा है, इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम में, अगर 2010 से मैं बात करूं, 2010 में, फिर यहां पर बात करें 12 में, 15 में, 17 में, 18, 21, 22 और यहाँ पर अभी 22 के अंदर में, यानी कि पिछले कुछ टाइम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यानी कि ये आप लोग अगर 2010 से ही लगा लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मिलाकर हम लोग 2022 में बैठे हैं, और 2022 तक का टोटल मिलाकर 10 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आप लोग खुद सोचिए 1 मिनट। हमारी कंट्री में अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं तो टोटल आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन जो देखने को मिलता है वो 5 साल का रहता है।
आप लोग सोचो, जब यहाँ पर एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में हम लोग जंप करते हैं, उसके बीच में ही 2-3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या दिक्कत है? इसी मुद्दे के ऊपर जो है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बातें बोली गई कि जो पर्सन यहाँ पर आएगा 90 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए, या फिर इसी तरीके से मतलब एक तरीके से 1 साल से कम जो टाइम के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर आने वाला है, तो क्या वो प्रॉपर यहाँ पर रिफॉर्म कर पाएगा? नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 साल होना चाहिए, यानी कि 6 साल तक वो उस पोस्ट पर रह सकता है, या फिर 6 साल अगर न हो तो 65 साल आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि या तो 6 साल रहे या फिर 65 साल रहे। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या आरोप लगा रहा है कि जिस भी इंसान को यहां पर इस पोस्ट पर बैठाया जा रहा है, ये देखकर बैठाया जा रहा है कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहे, उससे पहले ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो जाए। कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस पोस्ट पर बैठेगा, ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जिस तरीके से पैटर्न चला हुआ आ रहा है वही पैटर्न चलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और इस पैटर्न के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्वेश्चन मार्क क्या है? अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा इलेक्शन हो रहे हैं बेसिकली गुजरात में, और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में कि इलेक्शन का शेड्यूल कैसा दिया है। मतलब यहां पर यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी फुल पावरफुल में है, एक पावरफुल पार्टी है जो कि सेंटर में भी रूल कर रही है और कई सारे राज्यों में भी रूल कर रही है, यानी कि ये फुल पावरफुल पार्टी है। आज की डेट में उदाहरण के तौर पर आप लोग बीजेपी ले लीजिए, और अगर पुराने टाइम की बात करें तो कांग्रेस ले लीजिए, ये सेंटर में है, अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं स्टेट के अंदर में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर में, एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी हो गई, ठीक है, इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल साहब जो हो गए वो दिल्ली के अंदर में हो गए। अब इनको इलेक्शन लड़ने हैं। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन हो गए एक साइड में, यहाँ पर जो कि मेन इलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक तरीके से, और सेम टाइम पर यहाँ पर भी इसकी पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन लड़ने हैं, वो लड़ने हैं गुजरात के अंदर में, गुजरात में इलेक्शन स्टार्ट हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो गए और गुजरात में भी इलेक्शन हो गए, तो सामने वाला फोकस कहां पर करेगा? वो वेस्ट बंगाल के ऊपर करेगा, ना कि गुजरात के ऊपर, और गुजरात के अंदर में सेंट्रल की जो पार्टी है वो जीत के चली जाएगी। तो यहां पर जो डेट है वो क्लैश कराने की कोशिश की जाती है, ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर अपना गेन कर कर चली जाए। ऐसे आरोप खुद यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगाए जा रहे हैं, इवन आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। बात क्या ही निकल कर कि लोकल इलेक्शन जो दिल्ली के अंदर अभी देखने को मिल रहे थे वो एक तरीके से यहां पर गुजरात के इलेक्शन के साथ में ओवरलैप कर रहे थे। तो यहां पर अगर चाहते तो कोई भी और डेट दी जा सकती थी यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, पर लेकिन कोई और डेट नहीं दी गई। इसके चलते यहां पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और इनका अपॉइंटमेंट मैंने आप लोगों से बोला था कुछ ही दिन पहले यहां पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया 12 मई को। यहां पर आप लोग देखते हैं पूरा ये एक लेटर भी है आप लोगों के सामने जो मैंने दिखाया था कि राजीव कुमार जी जो हैं वो अभी रिसेंटली नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो आज की डेट में 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राजीव जी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। इनसे पहले यहां पर सुशील चंद्रा जी थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है, राजीव जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है, पर लेकिन इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुनील चंद्रा जी जो कि यहां पर अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके गए। तो यहां पर या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल हो जाए, तो 6 साल तो कोई टिक नहीं पाता है। इस तरीके के इंसान को लाया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसकी एज जो है वो 65 साल हो जाए और उसको फिर यहां से अपना जो है अपनी कोई और काम करे जाके यहां से रिटायरमेंट मिल जाए, फिर नया पर्सन आए। तो इसकी वजह से जो एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी होती है, मान लीजिए इलेक्शन के अंदर में रिफॉर्म लेकर आने हैं, इलेक्शन में मान लीजिए बॉन्ड से रिलेटेड कोई रिफॉर्म लेकर आना है, या पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को औकात में रह के काम करना पड़ेगा, अपने पैजामे से बाहर नहीं जाना है, एक लक्ष्मण रेखा आप लोगों को नहीं लागनी है, तो वो काम यहां पर किया जाता है। तो उसके चलते यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में कोई एनालिसिस करेगा और उसके ऊपर यहां पर रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर एक और मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में अगर बात करें तो ये 3 मेंबर की बॉडी है। एक तो हो गई यहां पर चीफ, ठीक है,
और दो हो गए यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन रहते हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, दो इस तरीके से बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पता है, संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ कैसे कैसे यहां पर उनको डील करना है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, कैसे उनको हटाना है। पर इन रियलिटी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन जो है उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, जबकि उनकी पावर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इक्विवेलेंट रहती है। पर लेकिन जब हटाने की बात आती है तो एक बार चीफ इलेक्शन कमीशन बोल दे कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है तो इस इंसान को हटा दो, तो वहां पर उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाने के लिए कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट में जुडिशरी चाह रही है कि जब यहां पर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाए तो यहां पर उनके हाथ में भी कुछ पावर आए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है। ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तक अगर बात करें जैसे कि हमारे देश में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें राज्यसभा देखने को मिलेगा और लोकसभा देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहां पर कराए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और फिर यहां पर जब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती हैं तो यहां पर कैसे होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट। सारी पावर किसके हाथ में यहां पर, वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके हिसाब से काम करते हैं, वो हिसाब से काम करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की पावर जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अभी हमारे संविधान में ये लिखा था कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है कि कैसे इसकी अपॉइंटमेंट करनी है। वो दारमोदार जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था संविधान के निर्माताओं ने, पर लेकिन आज तक उस सिस्टम को यूज नहीं किया गया यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है जस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि एक प्रॉपर कमिटी होनी चाहिए जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करे, और उस कमेटी में यहाँ पर जुडिशरी के भी मेंबर होने चाहिए, ये मांग की जा रही है। आप लोग की क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है। गवर्नमेंट जो है वो अड़ गई, कहे कि जुडिशरी क्यों होगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें जुडिशरी आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो काफी ज्यादा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्योर हो जाएगा, एक तरीके से उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं रहेगी अगर जुडिशरी यहां पर आ जाती है। तो ये फंडा है यहाँ पर, और गवर्नमेंट की पावर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती है आप लोगों को नजर आएगी। और ऐसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जिसका टेन्यूर कम से कम 5 या 6 साल, तो कम से कम एक इलेक्शन तो वो कंडक्ट करा कर जाए। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। जो इलेक्शन कमीशन है, जो नीचे वाले 2 इलेक्शन कमीशन है, उनका टेन्योर जो है वो फिक्स ही नहीं है, इस तरीके से उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात है, जब उनका टेन्योर फिक्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। इसके बदले गवर्नमेंट ने आरोप लगाए कि अगर आप लोग उठाकर देखो जो जजेस अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही रह रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। पर उसका जो अभी आंसर दिया गया वो ये था कि उसमें कम से कम टेन्योर फिक्स है उनका, उनको कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठाकर फेंक देगा जैसे कि इलेक्शन कमीशन को फेंक देता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी पावर मिलनी चाहिए ताकि ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके, और यहां पर उसको डर न रहे कि आया राम गया राम वाली बात है कि आज हूं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, तो आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहां पर हमारे देश में ये इलेक्शन को सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन या कंट्रोल यही करता है। पर लेकिन सोचो अगर इसका खुद का कंट्रोल इसके हाथ में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अगर हम लोग 1950 से लेकर चलें चीजों को, तो 1950 से लेकर यहां पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, 1989 तक, ठीक है, हमारे देश के अंदर में एक सिंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशनर बोला करते थे, सिंगल बॉडी हुआ करती थी। पर उसके बाद में यहां पर संशोधन करके संविधान में ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी यहां पर, इसमें 2 पर्सन और ऐड कर दिए गए, और यहां पर ये 3 मेंबर की बॉडी हो गई। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं यहां पर। इसके बाद में फिर यहां पर फिर से इसको अबोलिश कर दिया गया। इसको अबोलिश कर दिया गया 1990 के अंदर में,
और फिर से अबोलिश करने के बाद में ये सिंगल मेंबर की हो गई, पर लेकिन लगा कि सिंगल मेंबर की बॉडी से काम नहीं चलेगा, तो फिर से इसमें अपॉइंटमेंट किया गया 1993 में, और फिर से इसको डबल मेंबर और जोड़ दिए इसमें, और ये 3 मेंबर की बॉडी बन गई। 1993 से लेके आज तक का ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों किया गया ऐसा? इसलिए किया गया ऐसा क्योंकि 1989 से पहले जो एज हुआ करती थी यहां पर वोट डालने के लिए, ठीक है, तो वो यहां पर चेंज कर दी गई। 21 एज हुआ करती थी, इसको चेंज करके 18 कर दिया वोटिंग जो एज है यहां पर 18 करती है। आप लोग सोचो 18 जब एज कर दी तो 3 साल का गैप हो गया। कितनी जनता ऐसी होगी जो कि यहां पर 18 साल के आसपास में होगी, 18 साल से जैसे ऊपर हुई होगी, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, वो सब भी एक तरीके से वोटिंग डालने कैटेगरी में आ गए। तो पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ गई जो कि वोट डाल सकती थी, और उसको कंट्रोल करना एक इंसान के बस की बात नहीं थी, इसलिए 2 इंसान और वहां पर ऐड कर दिए, तो टोटल 3 पर्सन की ये बॉडी हो गई। तो इसलिए यहां पर ये पूरा पैटर्न देखने को मिला। पर फिर लगा कि एक ही यहां पर इसको चला लेगा, पर वो नहीं चला, तो फिर 2 ऐड कर दिए। तो ये पैटर्न यहां पर निकल कर आता है। कौन सा संविधान में संशोधन करके एज 21 से 18 की गई, ये आप लोग को बताना है। होमवर्क है, इसको आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिएगा, इससे पता रहेगा, ठीक है, कि आप लोग कितना अच्छे से चीजों को देख रहे हैं। पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर कर रखी है सारी चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटर के इलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन स्टेट का जो इलेक्शन रहता है, याद रखिएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो यहां पर सेपरेट स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर काम करता है। और 73rd और 74th जो संविधान में संशोधन किए गए थे वो यहां पर इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर किए गए थे। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है या फिर गलत है, आप लोग ये बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है कि सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसी पोस्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इस पर्टिकुलर पोस्ट को। और जब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आती है। क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? जी हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 5 मेंबर बॉडी है। दूसरा बोला गया कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शन के लिए भी। तीसरा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजोल्व करते हैं डिस्प्यूट, यानी कि जो लड़ाई होती है या फिर कोई स्प्लिट या फिर मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टी का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों से पूछा गया है। ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया है 2, सी में बोला गया है 2 and 3, डी में बोला गया है 3। तो सही आंसर क्या है? अभी मैंने बताया कितने मेंबर की बॉडी है, अभी बताया 3 मेंबर की बॉडी है। यहां पर ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी क्या? इलेक्शन की जब बात आएगी तो वो पावर में आ गई तो गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसाइड करेगी, तो इंडिपेंडेंट बॉडी डिसाइड करेगी, और वो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहां पर आंसर आप लोगों का क्या हो गया? टफ था क्या क्वेश्चन? बताओ, अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी तो क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो में आप लोग बताओ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन 2022 में यहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया, बोला गया कि अगर बात करें डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजोल्व कर, जो यहां पर इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या रोल है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इवोल्व हुआ है। इसका आंसर लिखने के लिए भी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं ताकि लिखने में आप लोगों को आसानी रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका नाम ही लिखा हुआ है कि एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिससे कुछ कंडक्ट कराया जा सके, उसके लिए कोड रहे। जैसे आप लोग बोले कि मॉर्निंग में इस टाइम पर उठना है, इस टाइम से हम लोगों को ये काम करना है, अपना शेड्यूल फॉलो करना है, तो आप लोगों ने कोई कोड बना लिया अपने लिए। ऐसे ही यहां पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसका ओरिजिन जो सबसे पहले हुआ यहां पर, तो वो 1960 में केरला के अंदर इसको स्टार्ट किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहां पर पावर में होगी वो एक तरीके से ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी इंटरफेयर यहां पर नहीं होगा। तो स्टेट के अंदर यहां पर सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया। फिर लगा कि अच्छी चीज है, तो लोकसभा इलेक्शन में 1962 में यहां पर इसको आगे लेकर आने की कोशिश की गई, और फिर 1991 में यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली सब जगह फॉलो किया जाएगा, ताकि इलेक्शन के जो नॉर्म्स यानी कि रूल और रेगुलेशन है और जो करप्शन वाली चीजें हैं उसको साइड में रखा जा सके। ये है पर्टिकुलर मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं होगा इसको लेकर। अगर डाउट है तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको लेकर आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है।
दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में या फिर ड्यूटीज के बारे में जब भी कुछ पढ़ना हो आप लोगों को, तो मेरे तो दिमाग में हमेशा एक ही कोटेशन आती है, और वो है एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की कोटेशन। उनके द्वारा ड्यूटी के बारे में बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम पे डेली लेक्चर लेकर आना। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में लेके चलना। किसान खेती कर रहा है, वो किसान की ड्यूटी है। इसी तरीके से जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई बिजनेस मैन वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसकी ड्यूटी होगी। तो अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी के साथ में लापरवाही करता है तो उसको सबकी चोचो वोचो करनी पड़ेगी। सब सुना होगा ना, चोचो वोचो, यानी कि सबकी एक तरीके से वो एक मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक डिग्निटी वाली लाइफ उसको मिल सकती है वो वाली नहीं मिलेगी। सामने वाले के रहमो करम पर पलना पड़ेगा अगर वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग टाइम पर अपना काम नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला आप लोगों को सुनाएगा क्योंकि वो तो पैसे दे रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। अपने तरफ से कोई गलती करने का मौका मत छोड़ो। अपना जो काम करना है आप लोगों को उसको प्रॉपर वे में करो। हमेशा अप टू द डेट रहो अपने काम को लेकर, सामने वाले को बोलने का मौका ही मत दो। तो ये होता है अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करना। एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई, बोला गया कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबडी। यानी कि अगर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो, तो किसी को भी सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते रहो, अपने काम को काम पे करते रहो। किसी के सामने कोई भी आप लोगों को चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे, उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी, तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, यार ये काम निकल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो ये चीजें यहां पर बोली गई है। मुझे पर्सनली दिल से पसंद है कोटेशन, तो इसीलिए मुझे लगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन होनी चाहिए। और कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ड्यूटीज के बारे में तो वहां पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी यार। अगर यहां पर बात की जाए तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा यहां पर कमेंट किया गया। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब 15 अगस्त का जो अपना स्पीच दिया गया उसमें भी उनके द्वारा ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। तो हमेशा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंपेरिजन होने लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें कंपेयर होने लगता है कि किसको ज्यादा एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें होने लगती हैं। तो ये काफी डिबेट डिस्कशन वाला टॉपिक भी है, आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अगर बात की जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा मैं अभी आप लोगों से, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, कि नागरिकों को ड्यूटीज कैसे फॉलो करनी चाहिए, एक मार्गदर्शन का काम करेंगी, वो सारी बातें। पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो यहाँ पर दो चीजों में कंपेयर होता है हमेशा। एक तो हो गया फंडामेंटल राइट और दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें कंपेयर क्यों होता है उसके पीछे का मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। उसमें कंपेयर इसलिए होता है क्योंकि जब फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि अगर उनका हनन हो गया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहां पर एक और कोटेशन मुझे याद आती है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है, कल को आप लोग आईएएस बन गए तो आप लोगों के साथ में दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लगेंगी जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस बन गए तो भाई साहब उसको उठा के जेल में डलवा दो, अपनी दुश्मनी निकाल लो। उसने मुझे ऐसा बोला था जब मैं एक तरीके से पढ़ाई कर रहा था, मेरे घर वालों के साथ में ये किया था, अब आया मजा, अब बदला लिया जाएगा। नहीं, वो आप लोग की जो ड्यूटी है, जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि ये तुम्हारी पावर है तो ये तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं, वो आप लोगों को बताइए। फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को पता है तो पार्ट 3 में संविधान में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है सारे, ठीक है। इसी के साथ में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो वो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पार्ट 4 में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 51A इसके अंदर आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हैं एक पर्टिकुलर संविधान में संशोधन करके। कौन सा था वो संविधान में संशोधन, याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1976 में। हाँ बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, ये उस टाइम की बात की जा रही है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 1977 तक।
उस टाइम पर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कि लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने आज की डेट में 11 ड्यूटीज है, पर लेकिन स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज यहां पर ऐड की गई थी। ये सारी की सारी ड्यूटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अपने देश में अपनी चीजों को आप लोगों को रेस्पेक्ट करना है, किस तरीके से उनको आप लोगों को वैल्यू देना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इवन अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जहां पर जो जंगल हो गए, नदियां हो गई, लेक, वाइल्ड, ये सारी चीजें इसको यहाँ पर इंक्लूड करके चला गया है। तो यानी कि आप लोगों से यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है। पर लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 ड्यूटी जो थी यहाँ पर ये तो ऐड की गई थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो ये तो सबको पता रहता है। यहां से क्वेश्चन कई बार एक ये बन जाता है कि जो ये लास्ट वाली ड्यूटी है ये कब ऐड की गई। लास्ट वाली ड्यूटी थोड़ी सी खतरनाक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ड्यूटी तो बनी पेरेंट्स की, पर लेकिन फंडामेंटल राइट बना यहाँ पर बच्चों का। ये कैसे, ये कंफ्यूजन में आप लोग आओगे। जैसे कि जब संविधान में संशोधन किया गया तो यहाँ पे एक साथ में दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए। एक तो बच्चों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बच्चों को यहाँ पर एक अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया? बच्चों को दिया गया अधिकार राइट टू एजुकेशन का, यानी कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर यहाँ पर जब चेंज किया गया। तो यहाँ पर संविधान के अंदर में यानी कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। पर लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कैसे पता होगा एजुकेशन के बारे में? पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स यहाँ पर उनको स्कूल में भेजें कि हाँ जाओ स्कूल में जाओ, इस तरीके से। तो उसके चलते पेरेंट्स की ड्यूटी भी यहाँ पर बनाई गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये एक्ट लाया गया फिर 2002 में आगे चलकर, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा पर्टिकुलर एक संविधान में संशोधन करके ये माता पिता की ड्यूटी बनाएगी कि वो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, जो एक तरीके से अब बोल सकते हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में चल सके। और आगे चल के आप लोगों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे देश में आया 2009 में। ठीक है, तो उसी से इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर इस वाले कानून को, जो कि पहले यहाँ पर लेकर आया गया था। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड की गई थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सबसे बाद में ऐड की गई है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। कोई भी जब काम होता है, हमारे संविधान में संशोधन हो गया, फिर कुछ भी जैसे कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले एक पूरा एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली कमेटी बनाई जाती है, तो इसको भी एनालिसिस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना है यहाँ पर, जो 6 से लेकर 14 साल बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा दिव्यांगन है उसके लिए ये जो चीजें हैं ये 18 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये जो सारी ड्यूटीज है, अब बात की जाती है कि ड्यूटीज इंसान को फॉलो करनी चाहिए, पर लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग ड्यूटीज फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम लोग ड्यूटी फॉलो करते हैं, यस या फिर नो? आप लोग बताइए। और कुछ आप लोग अपनी एक दो ड्यूटीज का बताइए कि आप लोग कौन सी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें क्यों पूछता हूं मैं? ये सारी चीजें इसलिए पूछता हूं बीच बीच में, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो। आप लोगों से इंटरव्यू ने पूछ लिया, भाई साहब बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा अच्छी है या फंडामेंटल राइट ज्यादा अच्छे हैं, या फिर दोनों में कंपेयर करके कौन सी लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे दो, इनके अधिकार छीन लो, इनकी जो एक तरीके से एक बैलेंस बनाकर न चलो, तो वो वाली चीजें नहीं बोल सकते। तो एक बैलेंस बनाकर चलना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लोगों को मिल रही है, पर लेकिन हम लोग फॉलो भी तो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम लोग सब टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग जब यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा जीएसटी फाइल किया जा रहा था, इनकम टैक्स जो फाइल किया था, उस टाइम पर सबने अपना अपना टैक्स भरा है। इसी के साथ में जब आप लोग रोड पर चल रहे हैं, आप लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कि रेड बत्ती आ गई तो रुक गई, ग्रीन आ गई तो चले। तो इस तरीके से वो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो तो किए जा रहे हैं, या फिर फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग आप लोगों ने देखा, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग पूरा उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने अपना झंडा फहराया। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों को इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा जो नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान,
और हमारा जो झंडा हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने देश में सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि देश को हम लोग को सहज कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा अभी, जब भी यहाँ पर बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर ने भी मानसून के टाइम पर कई सारे पेड़ लगाए। कईयों ने मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर टैग भी किया कि हाँ सर हम लोगों ने पेड़ लगाए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, उनको मैंने कईयों को शेयर भी किया था उस पर, जो सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप लोग खुद देखिए, कहीं पर कोई वायलेंस होता है तो हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये ड्यूटी है कि नहीं है? तो ये सारी ड्यूटीज हैं, आप लोग ये ड्यूटीज फॉलो करते हो, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यानी कि इंसान जो है जाने अनजाने में बहुत सारी ड्यूटीज ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से वुमेन की डिग्निटी के बारे में आप लोग बात कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो रेस्पेक्ट दी जाती है, जो कुछ बदतमीज सोसाइटी के जो गंदे तत्व हैं उनको छोड़ दिया गया। तो नॉर्मल एक इंसान क्या करता है कि रेस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। आप लोग बस में कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप लोग कई बार सीट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मेट्रो वगैरह में अगर आप लोग जा रहे हैं, कहीं पर हेल्प करना है किसी को रोड क्रॉस कराने पर, तो आप लोग रोड क्रॉस करा देते हैं। किसी का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो ये सारी आप लोग एक अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हो, पर लेकिन आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों के अधिकार आप लोगों को नहीं मिल रहे, फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग अगर जी के अंदर जाओगे तो कहीं पर भी जाकर अपना कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई व्यापार कर सकते हो। उसके बारे में आप लोगों को जो है सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को कोई जाने नहीं दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई घूमने नहीं दे रहा है, अपना विचार रखने चाह रहे हो तो उसको रखने ही नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरीके से। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ले लिया एक छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनस वे में आप लोगों को लेकर इनको चलना है। एक तरीके से एक गाड़ी के दोनों पहिए आप लोगों को नजर आएंगे, तभी एक बैलेंस बन पाएगा। तो यहां पर कमेटी कौन है? कमेटी है यहां पर सोन सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, अगर पूछ ले कोई आप लोगों से क्या हमारे संविधान में ओरिजिनली थी जब हमारा संविधान बनाया गया? नहीं भाई, ओरिजिनली बिल्कुल नहीं थी, बाद में हम लोगों ने मशक्कत करके इसको यहां पर लाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। तो यहां पर नॉर्मली रसिया बोला जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिए। पार्ट 4A के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 के अंदर में, सोन सिंह कमेटी के द्वारा यहां पर ये बातें की गई। तो 10 तो ओरिजिनली थी, ओरिजिनली मतलब जब ओरिजिनली ऐड की गई, पर लेकिन एक ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में, और 51A आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में पार्ट 4A के अंदर यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। पार्ट 4 के अंदर क्या है? वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में जो ए ऐड कर दिया, ए जहां पर भी कैपिटल ABCD लिखा हुआ मिलेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करके ऐड किया है हम लोगों ने इनको, ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब जब संविधान बना तभी इनको बाद में ऐड किया गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इनके बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार कईयों को इसमें डाउट रहता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इन द नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग बोलो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अब की बार जो है वैकेंसी नहीं निकाली और वो हमको जॉब नहीं दे रही है, तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते गवर्नमेंट को कि हाँ इसने हमारे लिए जॉब नहीं निकाली है, ये आप लोग इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर यहां पर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कुछ काम हो गया कि हाँ जो आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है और वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को कोर्ट में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर भाई साहब आप लोग कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि यहां पर आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी का अधिकार प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाता है, उसको नहीं मिल पाता है उसका अधिकार, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर अधिकार मिलता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा कि आज की डेट में आप लोगों के पास में जो अधिकार है वो आप लोगों का हथियार है, उनको आप लोग एक तरीके से पावरफुल वेपन आप लोगों के पास में है कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को मिला है, फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को अपनी बातें रख सकते हो। पर लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि दूसरे की स्पीच, दूसरे की जिंदगी में वो हनन न डाल दे। आप लोगों ने फालतू में किसी को भी गाली दे दी बैठकर, सामने वाले की इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया आप लोगों ने, तो वो नहीं है। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें भी लिमिटेशन है। आप लोग पता चला कि हाँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश को गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं, झंडे को गाली दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भाई।
ऐसे नहीं चलने का है। चलेगा इतना ही कि हाँ आप लोगों की अधिकार आप लोगों के लिए है, उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और उनको अगर कोई कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, फॉलो नहीं करने दे रहा है, तो अब आप लोग जाकर कोर्ट में अपनी जो है दलीलें सुना सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। ये कुछ स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। पूरा पॉलिटी का जो चैप्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में के अंदर जो भी चीजें कवर कर रखी हैं वो सारी मैंने डिटेल में, फंडामेंटल ड्यूटीज बाय वीर अगर जाकर सर्च करोगे पॉलिटी के अंदर में, पूरा लेक्चर आप लोगों को खुल के आ जाएगा। दुनिया में प्रॉपर वे में एक तो हमारा देश, और आप लोगों को जापान देखने को मिलता है जहां पर प्रॉपर वे में एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने ड्यूटीज को मेंशन कर रखा है। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर इतने प्रॉपर वे में ड्यूटी को जो है वो लिस्टेड ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही शानदार संविधान, बड़ा ही प्यारा सा एक अच्छा सा संविधान हमारा बनाया गया है, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में एक नहीं तरीके से कहते हैं बड़ी ही प्यारे तरीके से लिखा गया है। भी बातें यहाँ पर ये मुझे लगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे किसी ने, तो कम से कम आप लोग इनको देख लीजिएगा। जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसमें नोट्स की फॉर्म में आप लोग इनको देख सकते हैं। अब अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट है एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है। आप लोगों को जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है, आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वोट डालने के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में एंटी सोशल कोई एक्टिविटी होती है, सोसाइटी को ही नहीं, जैसे अभी मैंने बोला कि झंडे की कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उनको रोकने का ये काम करती है। आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट लेकर आती है कि हाँ अपने देश में महिलाओं की इज्जत करनी है, जहां पर आप लोग बैठे वहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें, कहीं पर कोई किसी भी तरीके से हमारे देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोके, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ये उसको रोके, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प करती है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यहाँ पर जब स्टार्टिंग में ये पूछा गया कि हमारी कंट्री में अपने सेक्युलर को कॉन्सेप्ट को कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या हम लोग को जो रिलीजन है उसको अलग करना चाहिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से, जब इसके बारे में यहाँ पर बातें चल रही थी, मतलब एक तरीके से रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पे रिलीजन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, ठीक है। तो कि हाँ जिससे एक तरीके से नहीं, रिलीजन अगर कोई एक रिलीजियस पर्सन है तो वो बोलेगा नहीं यार गलत काम नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से काफी बड़ा दोस्त माना जाता है। तो हमारे देश के अंदर भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ में जब ये डिबेट डिस्कशन चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसको ये देखा गया कि रिलीजन जो है वो एक काफी अच्छा फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि अगर आप लोग बात करें, मैंने अभी बताया ना, जो रिलीजियस लोग हैं जो ढंग से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और सही एक तरीके से मनसा के साथ में फॉलो करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि वो आप लोग ये बोलते हैं उसको जाके मार दो, उसके रिलीजन को गाली दो, उसका रिलीजन गलत है मेरा रिलीजन अच्छा है। कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो तो लोगों की खुद की अपनी इच्छाएं हैं, जिस तरीके से वो उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड करते जा रहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो लोगों की हरकतें हैं, ना कि रिलीजन के बारे में अगर कोई बात बोले तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से कानून बनाने में काफी हेल्प मिल जाती है जब ये ड्यूटीज हमारे पास में रहती हैं इस तरीके से कि अच्छा ये इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करके चलना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में एक खाका तैयार कर देती हैं कि ये चीजें ऐसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प मिलती है, जैसे रिलीजन जो है वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, कि चोरी नहीं करनी चाहिए यार ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, ये ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए ऊपर वाला देख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। इवन मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी ऐड करूंगा। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे और मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नहीं कहीं कुछ भी अगर कुछ गलत हो रहा है। एक दिन क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक दिन क्या है, तो कई बार होता है बीच बीच में, जैसे कि आप लोग कहीं दुकान पर जाते हैं तो गलती से क्या करता है दुकान वाला कई बार ज्यादा पैसे दे देता है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि पैसे दिए तो मैं उसको उल्टे लौटा दिया, ठीक है। तो उल्टा लौटा दिया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं ये ना माइंड में क्या रहता है कि यार ऊपर वाला देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था दादाजी देख रहे होंगे क्या कर रहे हो ये, ठीक है। मैंने एक तरीके से अपने आप को समझाने के लिए कि कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि गाड़ी लेकर चल रहा हूँ तो मतलब कि रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने लिए कोई अपने एक आइडिया रख लीजिए माइंड में कि अब वो इंसान जिससे आप लोग रेस्पेक्टली काफी कनेक्टेड है, जिससे मैं दादाजी के साथ में काफी अच्छे से कनेक्टेड था, ठीक है। कुछ भी सामान होता था तो जब मैं घर जाया करता था तो वो वेट करते रहते थे कि मैं आऊंगा उनके लिए सामान लाऊंगा। मतलब पापा मेरे पापा जी को बताते ना घर में बताते, तो ये लाडला बेटा है, लाडला पोता आएगा उसी को बताएंगे था। मतलब एक कनेक्शन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने मन में कोई भी एक ऐसा इंसान रखिए जिसको आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उसको सोचिए कि अगर कल को कुछ तुम गलत कर रहे हो यार वो इंसान देख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे साथ में रहते हैं। मैं कुछ भी अगर कुछ गलत करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो देख रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा कुछ भी ना तो गलत करता हूँ
मतलब एक तरीके से अपने आप को रोक लेता हूं अगर कहीं भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। और इससे दूसरी बात यह भी है कि इंसान जब खुद गलत नहीं कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान के साथ में भी गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके इंसान को वो पोजीशन मिलेगी उसको आगे चलकर जिसका वो हकदार है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी आप लोगों ने मूवी देखी रॉकेटरी, बड़ी शानदार मूवी यार, मजा आ गया देखकर। उस मूवी को आप लोग देखिएगा। उस मूवी के अंदर हालांकि उनके साथ में स्टार्टिंग में गलत हुई है बहुत सारी चीजें, पर एट द एंड ऑफ द डे बाद में जान पाए लोग और उनको अभी जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंसान जो है उसको वो रिस्पेक्ट मिल गई, जिसने जो गलत किया उसने तो गलत किया पर लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट मिल गई, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोल रखी हैं यहाँ पर। रंगनाथ मिश्रा जो जजमेंट था 2003 का, इसी के साथ में एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का आप लोगों को जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो जजमेंट हैं इसमें कुछ बातें बोली, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसके द्वारा कुछ बातें बोली गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स जो 2001 का जजमेंट था, इसी के साथ में बोला कि लीगल सैंक्शन तो आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो कि उनको इन्फोर्स करना है। इसी बोला गया शुड नॉट ओनली बी लीगल इन्फोर्स बट बाय द सोशल, यानी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो सोसाइटी के थ्रू उसको इन्फोर्स करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स आप लोग वैसे नहीं कर सकते जैसे फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग शब्द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा ही नाम है जैसा फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल शब्द दोनों के आगे ऐड किया गया है। ठीक है, तो इनको इतना ही स्टेटस मिलना चाहिए जितना पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मिलता है, इसलिए यहां पर इसके बारे में बातें की जाती है। और फाउंडिंग फादर ने, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने भी इस बात का काफी अच्छे से यहां पर ध्यान रखा, इस चीज को प्रॉपर वे में लेकर चला जाए। यूपीएससी भी चाहती है कि आप लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाने। तो 2015 में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन मेड इन। तो यहां पर प्रीएम्बल के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो किसके अंदर है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। ये पढ़ा है अभी यहां पर मैंने, तीसरे नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोग की, जो कि इसके बारे में यहां पर बात करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाकर पूछ लिया यहां से। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका डी हो गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर करके चलना चाहिए। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो इसमें एक ही स्टेटमेंट को लेकर। वैसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोग नॉर्मली समझ ही जाओगे जो अब तक मैंने पढ़ा है। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर, इससे आप लोगों को यही पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर कानून की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है? मैंने अभी बोला यहां पर कि कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी कानून से। ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया दे आर को रिलेटिव्स टू द लीगल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज कौन सी होती हैं? जो कि कानून के थ्रू बनाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ऐसा नहीं है यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरा एक आर्टिकल शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया, करंट में क्या चल रहा है, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बने हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अंदर इसके बारे में क्या बातें कर रखी है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कोई आप लोगों से पूछे, इस आंसर राइटिंग की कोटेशन आप लोगों से कोई पूछे, क्या क्या हमारे देश में इसके बारे में बोला जा रहा है, तो सारी बातें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन कौन से संविधान में संशोधन कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कह रखा है। तो यानी कि पूरा एक शानदार तरीके से कई सारे टॉपिक का एक मिक्सचर होकर ये पूरा आप लोगों का आर्टिकल यहां पर तैयार हो गया। ठीक है, इसमें से 3-4 आर्टिकल निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है कि अब यहां से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। ठीक है, तो थम्स अप देकर बताना कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बताना, फिर आने वाले टाइम में उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, वैसे एक बात आप लोग बताओ, इसके बारे में आप लोग क्या मानते हैं? इस धरती पर कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। हो सकता है वो एक इंसान के लिए सही हो और दूसरे इंसान के लिए गलत हो। तो सही और गलत जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर नॉर्मली डिपेंड आप लोगों को देखने को मिलता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन अच्छा है, कई सारे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। तो वो टॉपिक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। जो मेरा डिस्कस है वो है एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जो कि हमारे शरीर में घुसती जा रही है।
तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जिसको आप लोग AMR भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में घुसती जा रही है और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो ये फैक्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं जो हमारा प्लानट है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देंगी। ऐसा क्या हो रहा है तो समझोगे तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे। बहुत ही डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा और हेल्थ से रिलेटेड जो बातें होती हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्थ और एजुकेशन मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो इसलिए वो टॉपिक मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि एग्जाम तो साइड में आप लोग लेकर ही चलो, इसी के साथ में आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सको, लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सको। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर पोल्ट्री फार्म तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी देखा ही होगा, विजिट करना और उसके अंदर कंडीशन देखना कैसी रहती है। एक मुर्गा वो है जो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से कुकड़ू करके एंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूमता फिर रहा है, और एक वो है जिसको जबरदस्ती यहाँ पर इस तरीके से उसको रखा गया है। ठीक है, एक मुर्गी एक अमूमन जो अंडे देती है उसके कई गुना अंडे जो हैं उससे उसको आर्टिफिशियली उसको इस तरीके से सिचुएशन में रखा जाता है कि वो कई सारे अंडे जो हैं वहां से उसके पेट में से निकल कर आए। इवन आप लोग ये बोल सकते हो कि उस मुर्गी को इस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि उसकी एज भी जो है बिल्कुल इतनी जल्दी खत्म कर दी जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है, और यहाँ पर जब वो किसी काम की नहीं रहती है तो फिर उसको काट कर बेसिकली बेच दिया जाता है। और यहाँ पर चिकन फ्राई, चिकन पता नहीं मतलब नाम कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर जो पिग्स हैं उनकी देखने को मिलेगी कंडीशन। इवन मैं यहाँ पर आप लोगों को मीट मांस के बारे में ओनली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा जो भी जानवर है यहाँ पर, इवन अगर गाय भी हैं, जो गाय को बड़ी त्रासदी में रखा गया है और उन गाय का जब दूध पिया जा रहा है, एक तो वो गाय है और एक वो गाय और भैंस है जो अक्सर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी सी नाद यानी कि एक खोर होती है जिसमें उनका प्रॉपर घास वगैरह डाला जाता है और वहां पर बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस होता है, घर वाले प्रॉपर उनको पानी पिलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर आप लोगों ने शायद आप लोगों के साइड में पता नहीं होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे घर पर जैसे मैं गांव में जाता हूं तो वहां पर मतलब मेरे पापा जी और मम्मी जी ने क्या कर रखा है, जो गाय भैंस है उनके नीचे इतना मोटा एक गद्दा सा डाल रखा है। गद्दा वो एक तरीके रबर का गद्दा है ताकि उनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो सके, अच्छे से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो लगभग इतना गद्दा है, ठीक है, तो मतलब मोटा है उसका थोड़ा सा थिकनेस। तो वहां पर प्रॉपर जो है मम्मी ध्यान रखती है, उनको प्रॉपर टाइम पे चून डाल दिया, उनको प्रॉपर दलिया डाल दिया, खाना वाना प्रॉपर खिलाया जा रहा है। एक उस भैंस का दूध आप लोग पी रहे हैं और एक ऐसी भैंस का दूध पी रहे हैं जिसको बड़े ही घिचपिच तरीके से रखा जा रहा है, उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं खराब हो चुकी है, वो सोच रही है कब छोड़कर यहाँ से भागे, उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, दूध निकाला जा रहा है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं, और ये जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं वो हम लोगों को बहुत ज्यादा बीमार जो है करती जा रही हैं। ये इस तरीके से जो जानवरों को रखा जाता है या फिर पक्षियों को रखा जाता है, इसको एक शब्द यूज किया जाता है, ये एक काफी खतरनाक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये फार्मिंग की जा रही है, एक तरीके से जानवरों की फार्मिंग की जा रही है, या फिर इसको यहां पर इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग भी बोलते हैं। इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग यानी कि बहुत सारे इंटेंसिव तरीके से यहां पर जानवरों को रखा जा रहा है और इसकी वजह से यहां पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। आखिर आज की डेट में आप लोगों ने कई सारी बीमारी के नाम सुने होंगे, कईयों के तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। जैसे आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है रिसेंटली, और ये आप लोगों ने देखा होगा बर्ड फ्लू की वजह से इंसानों की तो जान जाती जाती है, जानवरों की भी जान जाती है, क्योंकि जब जब यहाँ पर बर्ड फ्लू फैलता है तो बहुत सारी जो मुर्गियां हैं उनको मारकर गड्ढे में दफना दिया जाता है। सेम पैटर्न में आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को स्वाइन फ्लू यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि इंसान जो है इतना ज़्यादा इन चीज़ों को कनेक्टेड हो चुका है, कंज्यूम करते हैं, कि आज की डेट में अगर कोई इंसान को बीमारी नहीं है भले ही और वो हष्ट पुष्ट है और जानवरों को बीमारी है तो ईजिली इंसान भी बीमार हो जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों से कई बार बोला है जूनोटिक बीमारी के बारे में, तो जूनोटिक बीमारी आज की डेट में एक रियलिटी बन चुकी है और रिसेंटली बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनको बोला गया है कि ये जूनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली ये बीमारी देखने को मिलेगी। और एक बार इंसान में फैल गई फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो बड़ी ही फ्रीक्वेंटली ये एक्सपोनेंशियल इनका ग्रोथ यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर इनका जो बढ़ता हुआ एक कद आप लोगों को नजर आएगा। और इनके अंदर में जो दवाइयां दी जाती हैं यहाँ पर, चाहे दूध निकालने के लिए गाय भैंस को जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, या फिर यहाँ पर मुर्गियों को जिस तरीके से यहाँ पर एक नहीं कई सारी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी के अंदर आती है। कंपेयर करने के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग समझना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं, जब खेतों में गन्ने की खेती उगाई जाती है तो उसमें दुनिया भर की दवाई डाली जाती है,
वो दवाई जो है घूम फिर कर हमारे ही शरीर के अंदर आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और उसी की वजह से आज के डेट में इतनी सारी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं, ये जो भी अमीर आदमी हैं, उन्होंने खुद के फार्म हाउस बना लिया आज की डेट में। उसमें क्या करते हैं, अपना ही खुद का अनाज उगाते हैं, अपना ही खुद का सामान उगाते हैं, अपना नेचुरल तरीके से कम जितना खा पी सके उतना वो नेचुरल तरीके से खाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नॉर्मल इंसान, जो कॉमन इंसान है, वो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो इतनी सारी बीमारियों से आज की डेट में घिरा हुआ है। तो ये जरूरी है इसके ऊपर बात की जाए। और ये मैक्सिमम जो बीमारी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें, ये इंसान को बीमार बनाती जाती है, क्योंकि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज की डेट में एक बीमारी से दूसरी बीमारी में, एक जानवर से दूसरे जानवर में जो चीज़ें शिफ्ट होती हैं, कोई सोच भी नहीं चल सकता कि आने वाले टाइम में ये बोल दिया गया यहाँ पर, आप लोगों को देखा खुद क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोल दिया कि ये हमारे प्लानट के लिए खतरा हो सकता है। सोचो कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से पूरे प्लानट पे यहाँ पर लोग जो है बीमार हो गए और धड़ल्ले से मर रहे हैं। कोविड-19 से लग रहा था एक बार को लोग जो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार ये क्या आ गया, इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जरूरी है इसके ऊपर काम करना। आज की डेट में अगर देखें, बिलियंस ऑफ एनिमल ऐसे हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे, पेंडेमिक जो है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी और मेल नरिशमेंट, ये सारी वो प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को बड़ी आसानी से दिखती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री बन गई है खाने को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ज़मीन तो कम होती जा रही है, तो इसलिए जानवरों पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती जा रही है अपने खाने को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से जो बीमारी जानवरों में है वो आसानी से इंसानों में आ जा रही है, और इसके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताए। और इन्हीं के अंदर से यहाँ पर हम लोग जब बीमार होते हैं, मान लीजिए कोई आप लोगों को पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, हल्का फुल्का बुखार हो गया, 1 मिनट के अंदर में कोई भी एंटीबायोटिक आप लोग खा लेते हैं, बोलते हैं डोलो लेकर आओ, ठीक है, एक क्रोसिन दे देना यार, सर जो है फटाफटा सा लग रहा है। तो ये जो इस तरीके से आप लोग ये दवाइयाँ जो खाते हो यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, आप लोग अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हो, ये भी बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करने का। मतलब क्या है इसका मतलब, ये कि आज आप लोगों को डॉक्टर ने एक गोली दी, इसको खा लेना आपका बुखार ठीक हो जाएगा, पर लेकिन वही गोली अगर वो डॉक्टर आप लोगों को 1 साल या 5-10 महीने बाद में देता है, वही गोली आप लोगों के शरीर पर असर नहीं करती है। यानी कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस के, उस पर्टिकुलर दवाई को लेकर बढ़ चुके हैं, अब वो दवाई आप लोगों की बॉडी पर काम नहीं करेंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उस टाइम पर बताया था कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो चुके हैं यहाँ पर, और वो ऐसी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऐसी टीबी की बीमारी है, अब जो दवाई आप लोग पहले देकर लोगों को ठीक कर दिया करते थे, अब वही दवाई देकर आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे। क्यों? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घरों में मच्छर पहले जिस मोर्टीन से भाग जाया करते थे, आजकल उस मोर्टीन से नहीं भागते हैं, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना उनको आ गया है। तो ये आप लोग की बॉडी के साथ भी सेम खिलवाड़ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है आनन फानन में नहीं करनी चाहिए, और हेल्थ को लेकर तो आप लोगों को हमेशा आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर अपनी बॉडी के बारे में आप लोग बात करो, उसमें कई बार आप लोग देखते हैं कई सारे जो आप लोगों की बॉडी के अंदर में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर में दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप लोगों की बॉडी के अंदर खाना जाता है, जरा सी देर में पच जाता है वो, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा पैटर्न है शरीर के अंदर का। पर लेकिन जब कोई ड्रग रेजिस्टेंस दवाई आप लोगों की बॉडी में जाती है, तो वो ऐसा नहीं कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मारती है, वो बुरे बैक्टीरिया को मारती है, वो अच्छे बैक्टीरिया को भी किल करती है, और इसकी वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं, और फिर यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो पनपने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ड्रग्स को रेजिस्ट करें। मतलब वो मच्छर शरीर के अंदर बच जाते हैं जो मोर्टीन से नहीं भागते हैं, वो बैक्टीरिया आप लोगों के शरीर में बच जाते हैं जो दवाई से नहीं भागेंगे। तो इसके चलते वो बैक्टीरिया फिर दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो दूसरों को भी ड्रग रेजिस्टेंस बनाएंगे। उन्हें कहते हैं कि एक पर्टिकुलर, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक चोर जो है, चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी बारात में अगर आप लोग जाओगे तो कोई ऐसा नहीं शराब पीने वाला इंसान है तो वो गांव में ठेका ढूंढ ही लेगा, जबकि पहली बार आ रहा है वहां पर, कोई किसी को नहीं जानता है, पर वो ठेका ढूंढ लेगा। और ठेके के साथ साथ में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे उसको जो उसी के तरीके से उनको बेसिकली एंजॉय करना है, शराब वराब पीनी है। सेम सिगरेट पीने वाले लोग कहीं भी आप लोग देखने को मिलेगा कि एक सिगरेट पीने वाला लोग दूसरे सिगरेट पीने वाले लोग को ढूंढ ही लेगा। तो यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक नेचर का इंसान दूसरे अपने जैसे नेचर के इंसान को ढूंढ लेता है। अब वो तो आप लोग देखो कि दारू सिगरेट पीना वो अच्छा है आप लोगों के लिए या फिर बुरा है, वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। आप लोग इतने समझदार हो कि खुद ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बोल देते हो कई बार तो मतलब शर्म आने लगती है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा शरीर पे ना एक थोड़ा सा मोटापा हो गया, शर्म आने लगती है कई बार सुन के। यार बात शर्म आने की नहीं है।
आप लोगों का शरीर है, अगर उसके अंदर बीमारी रहेगी तो आप लोग खुद अपनी प्रोडक्टिविटी देखना बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आप लोग काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट होगे और फिर इसी के इरिटेशन में आप लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा हष्ट पुष्ट रखना, और वो आप लोग तब कर पाओगे जब उसके ऊपर ध्यान दोगे। एक ही तो शरीर मिला है यार, ऐसा थोड़ी ना कि आज आप लोगों का शरीर जो है वो i20 है और कल को चलकर ये होंडा सिटी और परसों को मर्सिडीज हो जाएगा, यानी कि चेंज होता रहेगा। नहीं, ये i20 है तो i20 ही रहेगा। अब आप लोगों को इस i20 की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो, आप लोग अपनी होंडा सिटी मर्सिडीज की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो। यानी कि शरीर नहीं बदलने वाला है। गाड़ी में नए टायर डाल दोगे लाकर, गाड़ी का पूरा ढांचा चेंज कर दोगे, इंजन नया रख लोगे राके, यहाँ पर अगर किसी की एक सर्जरी भी हो जाए ना जरा सी, तो लगने लगता है कि इंसान जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इतनी खतरनाक चीज़ है, और इस शरीर के साथ में हम लोग खिलवाड़ करते हैं। तो उस खिलवाड़ से बचने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए दुनिया भर की दवाइयाँ खाई जाती हैं। कुछ भी खा लो आज के डेट में, कोई मान लीजिए मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, या कुछ भी वो खा रहा है, गाय का दूध पी रहा है, या फिर कहीं पर भी आप लोग देखो अननेसेसरी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में इतनी सारी जो हम लोग दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें घूम फिर कर हमारी ही बॉडी के अंदर में आ रही है, और यहीं से आप लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो आप लोगों को, जो खासकर दिल्ली के आसपास वाले रीजन में लोग रहते हैं, वहाँ पर कई बार जो सब्जियाँ उगाई जाती है ना, वो यमुना रिवर के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। जो यमुना रिवर दिल्ली से बह रही है, उसके किनारे पर वो सब्जी उगाई जाती है। यमुना रिवर के अंदर में जो पर्टिकुलर एक तरीके से पानी जाता है वो इतना खतरनाक है, इतना पोल्यूटेड है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर झाग बन जाते हैं, कई बार बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अब वही पानी जो है यहाँ पर ये इससे निकाल कर इन सब्जियों में डालते हैं। अब वो सब्जी जो है, वही सब्जी फिर जो है वहाँ पर इंसान खाता है। तो इस पानी के अंदर दुनिया भर के जैसे कि लेड हो गया या फिर दूसरे ऐसे जो मटेरियल पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो ये माना गया कि उन एरिया में जहाँ पर ये सब्जी जाती हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसे लोग जो दूसरे एरिया की सब्जी खाते हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही डिफरेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हम दूध लेकर आते हैं, और दूध लेकर आते हैं दूधिया से, और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दूध निकलवा कर लेकर आते हैं। आप लोगों को पता है कि वो जो दूध निकाला जा रहा है वो इंजेक्शन लगाकर निकाला गया या फिर बिना इंजेक्शन लगाए निकाल दिया गया? आप लोग बताइए, जो पैकेट का दूध आप लोग डेली पी रहे हैं वो पैकेट का दूध कैसा है? इसीलिए कहते हैं कि ये सारा सामान जो रहता है, कम से कम थोड़ी सी प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं, और वो क्या है, एटलीस्ट जो दूध आप लोग लेकर आते हैं उसको गर्म कर लिया कीजिए, और गर्म करने के बाद ही पीना है, कच्चा दूध नहीं पीना है। कच्चा दूध बस आप लोग अगर गांव से आते हैं अपने घर का कच्चा दूध पी सकते हैं, वो भी उस भैंस का जो कि आप लोग की मम्मी ने खुद निकाला हो, ठीक है। तो ये जिस एक तरीके से एक सौभाग्य की बात है, अगर आप लोग इतना प्योर प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं, तो ये आज की डेट में ओनली गांव में ही अवेलेबल आप लोगों को हो सकते हैं, सिटीज़ में काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरा तो मन है कहीं भी रहूँगा तो अपना खुद का फार्म हाउस लगा के अपनी खुद की गाय भैंस रखो और आराम से अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। यार लाइफ में ना देखो, आप लोगों को ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आगे आने वाले टाइम में अच्छी लाइफ स्टाइल आप लोगों को जीना है, वरना इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो थोड़ा फोकस करो, अपनी लाइफ को कम से कम स्टेबल कर लो कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी हेल्थ को फोकस देकर चल सको, वरना दिक्कतें बहुत होने वाली हैं आने वाले टाइम में। मैं पहले बता दे रहा हूँ, याद करोगे कि हाँ एक सर हुआ करते थे वो ऐसा बोला करते थे, ठीक है। अभी से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मलेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ड्रग रेजिस्टेंस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। टीबी के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी बात की जा रही है। क्या इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए दुनिया में कुछ स्टेप नहीं उठाए गए हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टेप नहीं उठाए गए, स्टेप उठाए गए हैं, पर लेकिन हम लोग कई बार वो नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो चेन्नई डिक्लेरेशन हुआ था 2012 में, जिसमें यहाँ पर कैसे हम लोग को एंटी जो बायोटिक जो है उसके बारे में फोकस देना है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग खुद डॉक्टर बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग को फोकस देकर चलना है कि उसको कैसे रोकना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया, प्रमोट करना है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, यानी कि इस चीज़ को कैसे हम लोग चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया। रेड लाइन कंपेन चलाया गया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया प्रॉपर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2017 से लेकर 21 तक का। ये तो हमारे देश में इतने प्रोग्राम चला चुके हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत छोटी चीज़ है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं उसी चीज़ के ऊपर सरकार काम करना स्टार्ट करती है जो कि बड़ी होती है ना कि छोटी। ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन यूनियन बैन कर चुकी है प्रिवेंटिव मास मेडिकेशन जो भी होता है यहाँ पर एनिमल के अंदर में जो भी यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में से कई सारे प्रोडक्ट जब हम लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
यूएन जो है वन हेल्थ वन अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने वन हेल्थ वन वर्ल्ड के बारे में बात की, और ये जरूरी भी है। इसका मतलब क्या है कि जानवरों को यानी कि एनिमल्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर उनको बीमारी होगी तो हमको बीमारी होगी, क्यों? क्योंकि हम एनिमल प्रेमी हैं। चाहे उनको पालने की बात करो, चाहे हम लोग खाने की बात करें, तो उसको हम लोग काफी अच्छे से इंजॉय करते हैं। WHO के द्वारा अवेयर करके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक को अलग से फोकस दिया गया कि यार एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना ही देना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। वरना आने वाले टाइम पर जो ये बीमारी है ना, ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जिस इंसान के अंदर कोई बीमारी होगी वो दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाएगी। कई सारी ऐसी बीमारी हैं, जैसे मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, जो इस इंसान ए को है तो ए को ही रहेगी, बी को नहीं जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें ए को है तो उसके बच्चे को, अगर उसको है तो उसके बच्चे को जरूर जा सकती है। कई सारी ऐसी बीमारी है, तो इसकी वजह से बच्चों में दिक्कतें देखने को कई बार यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे देश में ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने जब सर्वे कराया तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि देश में जब अलग अलग एरिया से सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई जो कि हैरान करने वाली थी। यानी कि बॉडी के अंदर लोगों की रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक यूज करने से बचो। मिल्खा सिंह जी का मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो कहते हैं कि मेरे सर में कई बार दर्द हो जाता था काफ़ी तेज, और मेरी वाइफ जो है वो मुझे दवाइयाँ दिया करती थी। वो दवाई मैं तकिया के नीचे रख देता था और मॉर्निंग में उठ के प्रॉपर एक रनिंग करके आता था, अपनी बॉडी से पसीने निकालता था अच्छे से, उसके बाद में फिर मैं एकदम फिट फील करता था। ये रियलिटी है, आप लोग फील करके देखना। अगर आप लोगों को खांसी, नजला या जुकाम है, आप लोग अच्छे से 2-3 दिन रनिंग करो, पसीना निकालो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, तो आप लोगों की बॉडी में से पसीना निकल के आधे से ज़्यादा बीमारी आप लोगों की दूर हो जाएगी। ये तो खुद फील की हुई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने फील की है। जब भी कभी लगता है कि नज़ला जुकाम खांसी हो गया, तो इस तरीके से आसानी से आप लोग इसको निपटा सकते हो साइड में, ठीक है। अभी आप लोगों को देखूंगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना। उससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली पहले एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया है कि कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बी कंट्रीब्यूट टू ए एमरजेंसी, जो भी अभी इमर्ज हो रही है खासकर ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज इन इंडिया। तो यानी कि जो भी आज की डेट में ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज बढ़ रही है उसके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। 2014 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और क्रिटिकली डिस्कस करना है कि क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ में आज की डेट में। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं। जो पढ़ा है बहुत सारी चीजें आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलेगी जब डाउनलोड करोगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मटेरियल मिलता है पीपीटी के अंदर, तो आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति सेशन खेलता हूं आप लोगों के साथ में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनिशिएटिव मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो इंडिया के भी इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड के भी इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। वन हेल्थ वन अप्रोच आप लोगों को लिखना है इंडिया का है या फिर वर्ल्ड का है। रेड लाइन कैंपेन, अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और चेन्नई डिक्लेरेशन। तो सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो समझ में तो आ गया होगा आंसर क्या है। आंसर यहाँ पर डी सारे के सारे हैं। पर एक क्वेश्चन में यहाँ से अलग पूछूंगा आप लोगों से, कौन सा इसमें से इंडिया का है और कौन सा वर्ल्ड का है, वो आप लोगों को बाहर निकालना है। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग आंसर लिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यूपीएससी ने इवन प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिन माइक्रोबियल जो पैथोजन होते हैं उसके बारे में बात की गई, तो सेम उस पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है, आप लोगों के सामने अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर पाता है। कॉमन सेंस का भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आएगा। बोला गया कि जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों में जेनेटिकली भी यहाँ पर ये चीजें आती हैं जो मैंने अभी बताई बीमारी बेसिकली। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर टेकिंग इनकरेक्ट डोज एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज, यानी कि गलत तरीके से कोई दवाई ले लेना। तो कॉमन सेंस है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल मैंने बताया, जिस स्टेटमेंट में ये नहीं है वो स्टेटमेंट गलत हो गई। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, तो किसानों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली, और इसी के साथ में खेतों के अंदर में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं। तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा भी होगा, अभी आप लोगों को पढ़ाया। अब आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन बच गए, इनमें से कौन सा सही होगा ऐसे आप लोग देखते हैं। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल क्रोनिक उसके डिजीज के साथ में कनेक्ट यहाँ पर रहता है। मल्टी ड्रग जो यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा,
ये इसका मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से रिलेशन नहीं है, ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं उसके साथ में यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। खासकर अगर बात की जाए हमारे देश में, आप लोगों को बता दूं 2014 में जब एक एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है एंटीबायोटिक के वो इंडिया में है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो हम लोग खाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो ऐसे आप लोगों से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, अब कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। और कल को आप लोगों से यहाँ पर जो ये भी पूछा जाए फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है, ये भी एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। और इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड बात करिएगा। और आप लोग ये बताइए हेल्थ जो है वो 7 शेड्यूल के अंदर में किस लिस्ट में रखा गया है, यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्करेंट? ये क्वेश्चन का आंसर देना। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना और फीडबैक जरूर देना। जहां पर भी आप लोगों को लगता है कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लिया करो ताकि डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये कैसी न्यूज है जो कि इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। और नील कुरिंजी का जो पौधा है उसको अभी प्रोटेक्टेड प्लांट की लिस्ट में डाला गया है। बहुत ही प्यारा ये आप लोगों को यहाँ पर फूल देखने को मिल रहा है, 12 साल में खिलता है ये। तो इसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके जो 1972 का कानून है प्रोटेक्टेड प्लांट की लिस्ट में डाल दिया है। तो शेड्यूल 3 के अंदर में, शेड्यूल 1 में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, थोड़ा सा नहीं एक तरीके से अलग अलग रहता है पूरा पैटर्न की, इसको सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो वाली बातें हैं। तो क्वेश्चन ये तो पूछा जा सकता है किसको डाला गया है और कहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु के अंदर में पाया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो नील कुरिंजी है ये 16 फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट में, मतलब साउथ इंडिया में, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फॉरेस्ट भी इसके साथ में कनेक्ट हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नील कुरिंजी जो है ये फूल 12 साल में एक बार खिलता है, तो यहाँ पर और इंपॉर्टेंट एक तरीके से 12 साल में, ठीक है। तो आप लोग ना दिक्कत रहती है यार जरा सी देर में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 12 साल में भाई साहब रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस बनाकर रखना है। इसी के साथ में यहाँ पर कुंती रिवर जो है उसके साथ में ये कनेक्टेड है। और केरला के अंदर में साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो इसके साथ में कनेक्टेड देखने को मिलेगा। जो ये रिवर यहाँ से होकर गुजरती है, इससे होकर गुजरती है। और ये प्लांट जो है जो नेम आफ्टर आप लोग देखते हैं नील कुरिंजी, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रिवर है इसी के साथ में कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नाम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो नीलगिरी हिल है वो भी यहाँ पर इसी के नाम से, जैसे कुरिंजी जो बोला गया ना, तो इसी से यहाँ पर नीलगिरी हिरी आप लोगों ये एक तरह हिल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्लू माउंटेन बोल देते हैं इसको, है। तो ये आप लोग देखें यहाँ पर एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो कि नियर है मुन्नार, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड एरिया में ये चीजें फैली हुई हैं वहाँ पर। तो आप लोगों से इस पर्टिकुलर पौधे के बारे में ना पूछकर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कितना प्यारा पौधा है ये, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया। और अभी फिलहाल 5G के बारे में आप लोगों ने कई बार बातें सुनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में मध्य प्रदेश के, जिसका नाम है विदिशा। वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया जो कि यहाँ पर जिसमें 5G टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर दिया गया स्टार्टअप को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TSUM बोला गया है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप एंड ये MSME मिशन, ठीक है। 5G यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल जो एक तरीके से इंगेजमेंट है पार्टनरशिप प्रोग्राम की, ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके। तो स्टेट में स्टार्टअप और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर वैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यूज़ किया जाता है 5G का, हेल्थ के लिए यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर एम्बुलेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बायोमेट्रिक जो भी चीज़ें होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, इवन कैटल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अलग अलग इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। तो 5G एक ऐसी चीज़ है जो कि रिवोल्यूशनाइज करने वाली है। जैसे चीज़ें ग्राउंड लेवल पर आएंगी तो जिंदगी में एक बहुत सी सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेटेड होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी न्यूज़ जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड कौन देता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा दिए जाते हैं। तो अमित शाह के द्वारा, ये बेसिकली जो अमित शाह जी उनके द्वारा चीज़ें दी जा रही हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट के कई सारे प्यारे प्यारे इनिशिएटिव हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया यहाँ पर 49% स्टेक उड़ीसा पावर जनरेशन जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन के अंदर में प्रॉफिट मेकिंग PSU में। तो यहाँ पर ये एक तरीके से कहीं ना कहीं और अच्छे लेवल पर चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो उड़ीसा से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बात की जा रही है भविन जो राबरी। तो गुजरात की फिल्म चलो सो जो है वो इंटरनेशनल जो एक तरीके से यहाँ पर जो प्रेस एकेडमी है तो उसका अवार्ड यहाँ पर जीती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, यहाँ पर हमारी जो एक लोकल मूवी है एक तरीके से अपनी लोकल कल्चर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है।
तो अब आप लोग सोचें यहाँ पर, जैसे अभी हमारी जो एक मूवी थी उसका जो सॉन्ग था, ठीक है, जो नाटू नाटू, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आया। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि हमारे देश की जो कल्चर है वो इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इससे आप लोग समझिए, तो जो फिल्म है एक तरीके से उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, छेलो बोलेंगे वैसे इसको, ठीक है, छेलो सो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये वाली मूवी है, गुजराती मूवी है, तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। किस किसने मूवी देखी है, अगर आप लोग गुजरात से आते हैं तो बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से जो यहाँ पर चेन्नई ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर आप लोगों को चेन्नई के अंदर में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये नॉर्थ में आप लोगों को दिल्ली वगैरह वाले एरिया में देखने को मिलता है, तो ये चेन्नई ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनके द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया गया विनर्स को, तो ये एक तरीके से पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री देती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके द्वारा, और मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल साहब, ठीक है। 21वां संस्करण जो आप लोगों को बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का देखने को मिला इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो वरुणा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये समझ सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये वेस्टर्न सी बोर्ड वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी की न्यूज़ है, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्टेड गुड जो हैं वो 34.48 बिलियन आप लोगों को दिसंबर में देखने को मिले, ठीक है, जो कि बढ़ गए हैं यहाँ पर लेकिन दिक्कत पता है क्या रहता है आप लोगों को, यहाँ पर हमारे कंट्री में जैसे कि ये देखा है यहाँ पर कि दिसंबर में ये 7 पॉइंट रेज हो गया फ्रॉम नवंबर से फिगर, ठीक है। पर दिक्कत हमारे देश में रहती है कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, इंपोर्ट साथ में बढ़ रहा है, तो इंपोर्ट की वजह से फिर चीज़ें वहीं पर आ जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कंडीशन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को एक तरीके से कि हम लोग सोचते हैं कुछ अच्छा हो रहा है पर लेकिन उसके साथ में चीज़ें जो है वो नीचे भी आती है, आप लोगों को नजर आती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उसको देखें हम लोग कि कैसे इंपोर्ट को कम करना है। सीमेंस जो कंपनी है उसके द्वारा साइन किए गए 3 बिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई एंड सर्विस के लिए, जो बेसिकली ट्रेन से रिलेटेड इंडिया के अंदर में, तो प्रोडक्टिव चीज़ें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मोर देन 6 बिलियन वर्थ ऑफ स्मार्टफोन ड्यूरिंग कितना, अप्रैल से लेके नवंबर तक का। तो स्मार्टफोन की मार्केट बहुत बड़ी है यार, एक दुनिया के अंदर बड़ी है, तो जो इसके ऊपर कमांड कर लेगा तो उसका मजा ही आ जाना है। तो अगर हम अपने देश में बनाने स्टार्ट करें, सोचो कितना फायदा होगा। होलसेल इन्फ्लेशन जो है दिसंबर 2022 में वो बेसिकली डिप हो गया, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे के द्वारा गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट करेगी 13th अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि वो अमेंडमेंट है जो यहाँ पर तमिलियन कम्युनिटी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। और वो क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर आप लोग देखते हैं बेसिकली श्रीलंका के अंदर बहुत बुरी खस्ता रहता है और इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी के साथ में काम करने के लिए तैयार है। चाइना की पॉपुलेशन जो है वो अभी नीचे गिर रही है और आने वाले टाइम में जल्दी ये है कि इंडिया पहले नंबर पर पहुंच ही रहा है, कोई कोई दिन जा रहा है, ये समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं, इसी के साथ में ये काफ़ी बुरी खबर थी, नेपाल की जो फ्लाइट थी यहाँ पर जिसका नाम था येती एयरलाइंस, वो अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला बेसिकली क्रैश हो गई और 68 के करीब जो पैसेंजर थे सबकी डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर नेपाल में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पर, ये बहुत ही रेगुलर नॉर्मली देखने को मिलता रहता है, कई सारे इश्यूज रहते हैं। रशिया और बेलारूस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा। बेलारूस एक ऐसा अकेला देश है बेसिकली यूरोप के अंदर में जो डिक्टेटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने 5G को इंप्लीमेंट किया गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में, ये बताइए आप लोग, अभी आप लोगों को पढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एम्स या फिर IM में। तो इंटरेस्टिंग है, बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कृषि बेसिकली पुष्पक, ये स्कीम है एक तरीके से जो मैच करने के लिए भी आ जाती है। तो बोला जा रहा है कि कृषि पुष्पक जो स्कीम है यहाँ पर, तो विच पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो पार्टनर है यहाँ पर, जो बेसिकली गरुड़ा एयरस्पेस के साथ में। कोटक बैंक है, इसी के साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर हरियाणा नेशनल बैंक, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली माइग्रेट माइनॉरिटी स्टेटस, तो ये सजेस्ट किया गया किसके द्वारा ग्रांट देने के लिए? यूटी या सेंट्रल, जो बेसिकली एक तरीके से कैसी इसकी स्कीम होती है, तो कौन कहां से कहां पर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए क्या? तो किसके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है? उड़ीसा, दिल्ली, लद्दाख या फिर तमिलनाडु। इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर, यह है पाइनएप्पल एक्सप्रेस ठीक है। तो किससे रिलेटेड है आप लोग ये बताना है। डिफरेंट है इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग फिर बोलोगे कि बताया नहीं। एग्रीकल्चर पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी या फिर यहाँ पर मीटोलॉजी या फिर ट्रांसपोर्ट। तो देखता हूँ सही आंसर क्या देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर सीसेट का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करो, बड़ा ही प्यारा सा है, सीरीज को कंप्लीट आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग कर ही पाओगे इसको, ठीक है। तब तक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये है अगाती आइलैंड, तो अगाती आइलैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो जो लक्षद्वीप वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, जैसे लक्षद्वीप आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर अरेबियन सी के साइड में,
तो यहाँ पर इसी का एक आइलैंड है यहाँ पर अगाती आइलैंड। तो कल को पूछा जा सकता है कि अगाती आइलैंड कहाँ पर है लगभग, तो यहाँ पर ये 3.226 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसलिए कहता हूँ कि जो अपने एरिया के बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया की कई सारी रिवर मैंने कवर करी, अब कुछ अपने एरिया के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, एक एक तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो लक्षद्वीप वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये आइलैंड नजर आ रहा है, एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो कोच्चि से बताई गई, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस में आप लोगों को हमारा मेनलैंड देखने को मिलेगा इंडिया का। तो अपने मैप को ना निहारा करो थोड़ा सा, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से जैसे प्यार करने वाली बात होती है, तो अपने मैप से प्यार किया करो, मजा आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा आइलैंड है। सिंगापुर जैसी दुनिया भर की कंट्री हम लोग अपने देश में बना सकते हैं, ये देखो आप लोग समझ पाएंगे। तो केरला हो गया यहाँ से, आप लोग यहाँ से कंपेयर करिए अब। तो यहाँ से ये कोच्चि हो गया, अगर यहाँ से जाना है, ये मिही हो गया, पुदुचेरी यहाँ से जाना है। तो ये पर्टिकुलर आइलैंड है, इनको देखिए अच्छे से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में याद रखेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, जिन्हें अटेम्प्ट किए हैं आंसर जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या गोल खिला रहे हो। तो अभी डिस्कस किया पहला तो क्वेश्चन, खैर आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी मैंने बताया, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, ओके। तो बताइए इसके बारे में। ये जो पर्टिकुलर ये स्कीम है, ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो यहाँ पर एक तरीके से स्कीम क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये एक तरीका, ये आप लोग एक सपोर्ट सिस्टम आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये चेन्नई के अंदर में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाली बात है यहाँ पर, कि कोई स्टार्टअप है उसको सपोर्ट किया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप को, ताकि देश के अंदर में चीजें अच्छे से लेकर चली जा सके। तो कौन सा यहाँ पर, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में कि इनको स्टेटस मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये अभी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली के अंदर है, मैक्सिमम बाहर के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसके चलते बोला जाता है कि यहाँ पर कम से कम माइनॉरिटी का स्टेटस मिले, उनको सपोर्ट मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ठीक है। यहाँ पर पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है, इसके बारे में क्या आंसर आप लोगों का सही बताइए यहाँ पर क्या रहा है यहाँ पर। तो अभी ये अपने देश से रिलेटेड थोड़ी कम है, बाहर से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली कैलिफोर्निया के और अदर पार्ट ऑफ द जो वेस्ट कोस्ट में अगर आप लोग जाओगे यूएसए के, तो वहाँ पर काफ़ी बुरी कंडीशन देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है। तो एटमॉस्फेरिक जो रिवर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर पाइनएप्पल एक्सप्रेस यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें ये बेसिकली यूएसए से निकल कर ये पूरा एक फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मीटरोलॉजिकल जो बेसिकली चीजें यहाँ पर बताई जा रही है उसके साथ में कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है। तो ये एक तरीके से इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो 36 है यहाँ पर आंसर, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे रखा है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। वोकेबलरी आज आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करिएगा। फिर अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इनको, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एक दिन होमवर्क दो हमको, हम अपने आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है एक दिन आप लोगों को देता हूँ, इनके ऊपर खुद से सेंटेंस फॉर्म करना और फिर मैं आप लोगों को कल इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोमिस है मेरा, एक्सप्लेन जरूर करूंगा, भले ही थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाए कल, पर आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को पता है कहाँ से जाकर डाउनलोड करनी है। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।